Welcome all the viewers. Good morning to all the viewers to this lecture which is on law of presumption. There were demand to deliver lecture on law of presumption. It is a topic of general importance. Therefore, I have selected this topic today, and today I will talk on the law of presumption. प्रियम्सन को हिंदी में आम तौर पर लोग हक सफ़ा बोलते हैं। ये प्रियम्सन का कानून कहाँ है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में कुछ वकील लोगों ने अनुरोध किया था और कुछ क्लाइंट लोग भी बराबर इसके बारे में तरह तरह का सवाल पूछते रहते हैं। और मैंने देखा है कि जुडिशियल अफसरों में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि कब कौन सा एक्ट का प्रोविज़न कैसे लागू होगा और किस तरह से केस को हैंडल किया जाएगा। इसलिए सभी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आज हम इस लेक्चर में बताएंगे ताकि आम जनता से लेकर के अधिवक्ताओं को तथा जुडिशियल अफसरों को भी इसमें सहूलियत हो। तो सबसे पहले हम डील करेंगे जो ज़्यादा आजकल अप्लीकेबल हो रहा है, वो हो रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक प्रियम्पशन का प्रावधान है सेक्शन 22 में। तो प्रियम्पशन का लिटरल मीनिंग हिंदी में आपको बताए, जो हक सफ़ा कह सकते हैं, उर्दू में उसको बोलते हैं हक सफ़ा। एक्चुअली ये उर्दू में आया है, वर्ड है सुफ़ा, एक वर्ड है, उसी को बोलते हैं राइट ऑफ सुफ़ा, और आम बोलचाल की भाषा में इसको हक सफ़ा बोलते हैं। उसको शुद्ध हिंदी में समझ सकते हैं पूर्व क्रय का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संपत्ति का, अचल संपत्ति का क्रय विक्रय होता है, खरीद बिक्री होता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेचने वाले खरीदने वाले के अतिरिक्त उसको ये अधिकार है कि उसी को बेचा जाए, ऐसा उसका दावा करने का अधिकार है और न्यायालय में वो जा सकता है। वो जिस कानून के तहत वो दावा करेगा उस कानून का सहारा लेके जा सकता है। तो इसी के संबंध में कानून बनाया गया। तो ये कानून जो बना हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारा कानून है, पुराना कानून है, वो है एक पार्टीशन एक्ट है। पार्टीशन एक्ट में भी हक सफ़ा का प्रावधान दिया गया है। उसी तरह से मोहम्मदन लॉ में भी बहुत पहले से ये हक सफ़ा का प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट किया गया था। और यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत सारा हाई कोर्ट का और अलग अलग कोर्ट का फैसला आया था, जिसके आधार पर जैसे शरीयत एक्ट लागू किया गया हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, और उसी के प्रोविज़न के हिसाब से इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसियंस के सिद्धांत पर हक सफ़ा का प्रावधान मोहम्मदन लॉ में बनाया गया। तो खास करके जैसे पार्टीशन एक्ट में भी था, पुराना प्रावधान था सेक्शन 4 में, उसको भी नज़र में रखा गया कि अगर कोई आदमी किसी मकान में रह रहा है और उसका हिस्सेदार 2, 3, 4, 5 उस मकान का है, उसका कोई हिस्सा अगर एक हिस्सेदार बेच देता है और बाहरी आदमी आकर के खरीद लेता है, तो मोहम्मदन में इसकी उपयोगिता इसलिए हुई कि गैर मुस्लिम अगर कोई व्यक्ति आके खरीद ले तो उन लोग का जो आपसी सौहार्द है वो नहीं रह पाएगा और कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है धार्मिक आधार पर, उसके चाल चलन, रहन सहन, खान पान के आधार पर, या उसके संस्कृति अलग होने के कारण असुविधा हो सकती है और मतभेद हो सकता है। ये सब बातों का ख्याल करके ये बनाया गया कि मोहम्मदन लॉ में खास करके मोहम्मदन लॉ का जो प्रावधान है, वो अगर बेचने वाला मोहम्मदन है और मोहम्मदन की प्रॉपर्टी है और ख़रीदने वाला मोहम्मदन है, तो लॉ ऑफ प्रियम्पशन मोहम्मदन के लिए ही अप्लाई करेगा उसमें। लेकिन कुछ ऐसा भी केस मिलेगा कि अगर कोई मोहम्मदन किसी गैर मोहम्मदन को भी बेच दिया है, तो दूसरा मोहम्मदन जिसको हक सफ़ा का अधिकार है वो उसका अपना हक सफ़ा क्लेम कर सकता है। इसलिए दोनों कंडीशन में अगर मुसलमान ने मुसलमान को बेचा तो भी मुसलमान को हक है, लेकिन अगर
कोई मुसलमान ने गैर मुसलमान को बेचा तो भी मुसलमान को जिनको हक है हक सफ़ा का वो केस कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सबसे पहले बताएंगे सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में वो क्या कहता है। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए सेक्शन 22 जो है जितना भी संपत्ति है वो चल संपत्ति अचल संपत्ति सब में लागू होता है, यहाँ तक कि खेती का हो, मकान हो, दुकान हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, सभी में लागू होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होना चाहिए और उसमें कई पट्टीदार कई फरीकदार हैं। और अगर वो इजमाल है, कैसे इजमाल है, तो अगर वो पूर्वजों से चला आ रहा है और राइट ऑफ इनहेरिटेंस के आधार पर कोसेरर का है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संपत्ति छोड़ के मरा और उसने अपने पीछे कोई महिला वारिस फीमेल एयर को छोड़ा और मेल एयर को भी छोड़ा, तो वो सब का प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व करेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सेक्शन 8 में या सेक्शन 15 में वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस से करेगा। तो जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा आया है, अब कोसेरर्स के बीच में जॉइंट है या को ओनर्स के बीच में जॉइंट है, तो वो प्रॉपर्टी में से अगर कोई प्रॉपर्टी खेती का प्रॉपर्टी या मकान का प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी का कोई व्यक्ति आउटसाइडर को बेच देता है और हिस्सेदार से कंसेंट नहीं लेता है या उसको नोटिस नहीं देता है और बेचने की बात करता है या बेचता है, तब सेक्शन 22 का एप्लीकेशन होगा। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि हिंदू परिवार में अगर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से फीमेल एयर है, कोई महिला है परिवार में और उसका भी उसमें शेयर है और अन्य पुरुष का भी शेयर है और उस इजमाल है, बंटवारा नहीं हुआ है संपत्ति, तो उसमें सेक्शन 22 अप्लाई करेगा। लेकिन जहाँ पर कोई फीमेल एयर नहीं है और पुराना हिंदू लॉ का जो प्रावधान था लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप का, कि अगर कोई व्यक्ति मरता है, एक कोपार्टनर मरता है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, तो जितने भी कोपार्टनर्स हैं उनका लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप से राइट होता है अगर वो मरने वाला व्यक्ति कोई महिला उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ता है, यानी कि उसकी कोई पत्नी नहीं है, उसकी कोई माता नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है या बेटी से उत्पन्न संतान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी महिला वारिस नहीं होने के कारण वो पुराना एक्ट अभी भी 56 एक्ट के आने के बाद भी लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप सेक्शन 6 के हिसाब से लागू है। वही लागू है जब कोई महिला वारिस नहीं है, किसी कैटेगरी का महिला वारिस, जैसे माता हो गई वारिस, पत्नी हो गई वारिस, पुत्री हो गई वारिस या पुत्र वधू अगर है, पहले अगर लड़का मर गया है या पुत्र वधू है तो भी वारिस हो गया। तो कोई भी नहीं है अगर सब फीमेल एयर में उसका, या अगर लड़की पहले मर गई तो उससे लड़की के लड़का लड़की है यानी नाती नतनी है, तो फीमेल के थ्रू कोई होना चाहिए या फीमेल वारिस होना चाहिए जिस समय वो हिंदू पुरुष या महिला का देहांत हुआ है। जब हिंदू मेल या फीमेल का डेथ होता है और कोई महिला वारिस रहती है यानी कि फीमेल एयर रहता है, तब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई करता है। और अगर महिला है तब सेक्शन 15 अप्लाई करेगा, अगर पुरुष है तो सेक्शन 8 अप्लाई करेगा। 8 के हिसाब से दिया हुआ है किसको किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये जान लीजिए कि जहाँ पर ये देखना होगा अगर सेक्शन 22 को किसी को अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले ही देखना होगा कि प्रॉपर्टी जो जितने लोगों के बीच में है अभी इजमाल, वो प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से उन लोगों के पास ज्वाइंट है या लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप के हिसाब से। लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप तभी लागू होता है जब कि कोई व्यक्ति मरता है, यानी कि कोई कोसेरर मरता है, कोपार्टनर्स मरता है, मेल कोपार्टनर्स मरता है और अगर उसका कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं है, तब जितने भी कोपार्टनर हैं मेल कोपार्टनर्स उसके हैं, मेल ही कोपार्टनर्स मेल होते हैं, वो सभी कोपार्टनर्स को हक पहुंचता है जिसको लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं। ये पुराना कानून था और सेक्शन 6 में भी उसका जिक्र है हिंदू सक्सेशन एक्ट में।
हिंदू लॉ जो पुराना था उसमें भी था और सेक्शन 6 में भी, इसीलिए उसको बरकरार रखा गया है। तो जब सर्वाइवरशिप से सर्वाइविंग को पार्टनर्स के मिल गया है शेयर, तब उसमें सेक्शन 22 यानी कि हक सफा का प्रावधान लागू नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिए। तो पहला चीज समझिए, अगर सेक्शन 22 अप्लाई करना है तो उसके लिए देखना होगा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से जो कोशेरर है उन लोग का जॉइंट में ये प्रॉपर्टी है, तब लागू होगा। दूसरा, ये सेल डीड लिखने के पहले ही लागू होता है 22। अगर ये पता चल रहा है कि बिक्री की बातचीत हो रही है और एक पट्टीदार जो कोशेरर है वो इच्छा जाहिर करता है, कहता है कि आप बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचें, हमको ही दे दीजिए, जो व्यक्ति देगा कीमत वो हम देने को तैयार हैं, तो उसको अधिकार हो जाता है। वो मौखिक भी कह सकता है और लिखित सूचना भी दे सकता है, खुद अपने पत्र के द्वारा दे सकता है या अपने वकील के द्वारा दे सकता है। तीनों वैलिड है, लेकिन उसको अगर कह देता है और उसके बाद भी वो बेचने के लिए तैयार है, तब उसको अदालत के शरण में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या गलती करते हैं लोग, सीधे टाइटल सूट फाइल कर देते हैं। अगर बिक्री नहीं हुआ है और हक सफा का केस सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से करना है, तो हमको मिसलेनियस एप्लीकेशन एक देना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा। वो भी जिस कोर्ट में टाइटल सूट होता है वैल्यू के हिसाब से, मुंसिफ कोर्ट या सब जज कोर्ट में, वो देना पड़ेगा। आजकल वैल्यू जो है मुंसिफ का 1.5 लाख हो गया, यानी कि 1.5 लाख तक का प्रॉपर्टी का है तो मुंसिफ के यहाँ देना होगा। 1.5 लाख से ज़्यादा करोड़ों अरबों का है तो सब जज के कोर्ट में देना होगा। तो आवेदन देना होगा, धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आवेदन देना होगा। अब वो आवेदन जो होगा मिसलेनियस केस में रजिस्टर होगा। मिसलेनियस केस में रजिस्टर होने का प्रावधान है बिहार सिविल कोड रूल्स में दिया हुआ है, रूल नंबर 459। वो रूल नंबर 459 के आधार पर वो मिसलेनियस केस दर्ज हो जाएगा। अब मिसलेनियस केस में जो व्यक्ति बेचने जाना है पट्टीदार, उसको विपक्षी बनाया जाएगा, और अगर कोई खरीदार जिससे बातचीत चल रही है तो उसको भी विपक्षी बनाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये अधिकार है कि वो जब एप्लीकेशन फाइल होगा तो उसका वैल्यूएशन वो देखेगा कि जितना वैल्यू तय हो गया है, उन लोगों में मान लिया अभी एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ है तो उससे पता चल जाता है कि कितना वैल्यू में है, उतना वैल्यू देने के लिए तैयार है, तो कोर्ट उसको कहेगा कि आप उनको नहीं बेच करके इनको ही बेचिए। अगर मान लीजिए कि सेल डीड रजिस्ट्री हो गया, तो सेल डीड रजिस्ट्रीड हो गया तो सेक्शन 22 का एप्लीकेशन जो है वो मिसलेनियस केस में रजिस्टर नहीं होगा। रजिस्ट्री होने के बाद भी केस हो सकता है, तब टाइटल सूट होगा। टाइटल सूट होने का तब आधार क्या होगा, अगर मान लीजिए कि पहले कहे रिक्वेस्ट किया, एक पट्टीदार ने कहा दूसरे पट्टीदार को जो कोशेरर है कि हम लेने को तैयार है, उसके बावजूद भी नहीं माना, ऐसा केस आता है, हो सकता है, और वो बेच दिया, बाहरी व्यक्ति को बेच दिया, तो बाहरी व्यक्ति खरीद लिया तो उसका रजिस्टर्ड सेल डीड का नकल मिल जाएगा, तो उसमें ऑलरेडी वैल्यू वगैरह दिया हुआ है। तब वो इस ग्राउंड पर केस करेगा कि हम लोग का इजमाल प्रॉपर्टी में इनको बेचने का अधिकार नहीं था, इसलिए सेल डीड को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए और ये अब प्रॉपर्टी हमारे, इनका जो बिक्री हुआ है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उस सेल डीड को अवॉइड करने का उसमें प्रेयर करेगा और कहेगा कि जितना जजसमन दिए हैं उतना जजसमन हम खुद जमा करने के तैयार हैं, हम ही को रजिस्ट्री करने का आदेश दिया जाए। तो जो खरीदार है उसको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप जजसमन ले लीजिए जो कोर्ट में जमा है, इनको रजिस्ट्री कर दीजिए। तब यही फर्क हुआ, अगर सेल डीड का रजिस्ट्री नहीं हुआ है, विक्रय पत्र का निष्पादन निबंधन अभी तक नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, मौखिक एग्रीमेंट है या लिखित एग्रीमेंट है और रजिस्ट्री की तैयारी चल रही है, तब तक के जो केस फाइल होगा वो मिसलेनियस रेस होगा, धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसको बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसके अंदर अगर सेल डीड का रजिस्ट्री हो गया, केवाला हो गया और रजिस्ट्री हो गया, तब जो सूट फाइल होगा वो प्लेंट फाइल होगा, सूट फाइल होगा, प्लेंट बनेगा, वो पिटीशन नहीं बनेगा। उसी हिसाब से 1.5 लाख का प्लेंट अगर होगा तो मुंसिफ के यहाँ,
और 1.5 लाख से ज़्यादा का अगर वैल्यू का ज़मीन होगा, प्रॉपर्टी होगा, तो उसका जो बनेगा वो सब जज के यहाँ बनेगा। तो उसमें रिलीफ यही मांगा जाएगा कि इजमाल प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार उनको नहीं था और उसमें स्पेसिफिक आइटम बेच दिए हैं। ये प्रॉपर्टी इजमाल था बट कि उनको नहीं मिला था, ये प्रॉपर्टी अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, तो उनका हिस्सा है, ठीक है, वो अपने हिस्सा बेच सकते थे, हिस्सा में से कुछ हिस्सा बेच सकते थे। मान लीजिए उनका 4 आना हिस्सा है तो उसमें वो 1 आना हिस्सा, 2 आना हिस्सा, ये अपना 4 आना हिस्सा बेच सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि इजमाल प्रॉपर्टी के खरीदार को जमीन पर जाने का या कब्जा करने का अधिकार नहीं है। उनको सिर्फ यही एक अधिकार होता है कि वो बंटवारा का मुकदमा कर सकते हैं, और बंटवारा का मुकदमा करेंगे तो उनको एड वॉल्यूम कोर्ट फीस देना पड़ेगा, और तब कोर्ट में बंटवारा का जब डिक्री होगा तब उनको जमीन पर जाने का अधिकार होगा। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती है तब तक सेक्शन 22 में अगर आप सूट फाइल कर देते हैं तो उनको पुनः इनको बेच देना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक्शन 22 के एप्लीकेशन के बारे में, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। इसके बारे में कई बार प्रश्न भी पूछा गया है और इसके बारे में हम 1-2 बार जवाब भी दिए हैं, या तो व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा गया है या यूट्यूब पर प्रश्न पूछा गया है, या कभी कभी फ़ोन करके ही कुछ वकील लोग इस पर पूछे हैं और कई बार रिक्वेस्ट किए हैं कि इस पर वीडियो बनाइए। तो हम समझते हैं कि अब सभी श्रोताओं को इसमें कोई अब शंका नहीं है कि सेक्शन 22 का एप्लीकेशन कब और किन हालात में होगा। पहला हालात है कि इनहेरिटेंस के द्वारा प्रॉपर्टी इनहेरिट किया गया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा, तो जो भी कोसेरस हैं जिनको जिनको मिला है सब इजमाल हैं। इजमाल प्रॉपर्टी है, या तो खेती का हो या मकान हो या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, जो भी संपत्ति हो, यहाँ तक इसमें चल संपत्ति भी आता है, वो सब संपत्ति का भी इसमें हो सकता है। बिक्री के पहले उनको अनुरोध किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, वो नहीं मानते हैं, तब सेक्शन 22 में एप्लीकेशन दिया जाएगा। वो एप्लीकेशन यानी कि आवेदन जो दिया जाएगा वो मिसलेनियस केस, जिसको मुतरफा मुकदमा बोलते हैं या मिसलेनियस केस बोलते हैं या विविध वाद भी बोलते हैं, हिंदी में विविध वाद में दर्ज होगा। उर्दू में मुतफरका बोलते हैं, हिंदी में विविध वाद, अंग्रेजी में मिसलेनियस केस। ऐसे उसका पूरा फॉर्म है मिसलेनियस जुडिशियल केस होता है। रूल्स के हिसाब से मिसलेनियस जुडिशियल केस कहलाता है, लेकिन शॉर्ट में मिसलेनियस केस, बोलचाल की भाषा में लोग ये भी बोल देते हैं मिस केस होगा, मिस केस होगा। तो वो एक्चुअली आवेदन होता है और उस आवेदन को ही मिसलेनियस केस में दर्ज किया जाता है। जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत से वकील लोग सेक्शन 22 में सेल डीड होने के पहले भी सूट फाइल कर देते हैं, तो उसमें उनको एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लग जाता है, तो बहुत क्लाइंट का नुकसान हो जाता है, सूट का सुनवाई में विलम्ब भी होता है। अब मिसलेनियस केस का सुनवाई जल्दी होता है। अब मिसलेनियस केस में कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगा, जो पिटीशन का स्टैंप लगता है 5 रुपये का, वही 5 रुपये का स्टैंप लगेगा, वही कोर्ट फीस हो गया, स्टैंप का वो कोर्ट फीस हो गया 5 रुपये का। और प्लेंट का कोर्ट फीस लगता है, जिसका प्रावधान कोर्ट फी एक्ट में है कि किस तरह के सूट में कितना लगेगा। तो प्रीएम्पशन के सूट में एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगता है, तो एड वॉल्यूम कोर्ट फीस का चार्ट कोर्ट फी एक्ट में दिया हुआ है, उसके हिसाब से लगता है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी बचत होगा। तो एक बात ये हो गया कि इनहेरिटेंस जहाँ पर लागू होगा वहाँ पर लागू होगा। सेल डीड लिखाने के पहले वो किया जाएगा तो मिसलेनियस केस होगा, उसमें एड वॉल्यूम कोर्ट फीस नहीं लेगा, सिर्फ पिटीशन पर टिकट लगेगा। अगर सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाता है तब उसके बाद भी एक नोटिस देना पड़ेगा या ऑफर करना पड़ेगा कि हम लिखाने के लिए तैयार हैं, आप हम ही को लिख दीजिए। अगर उसके बाद भी जो खरीदार है नहीं लिखता है तब सूट फाइल करेंगे और उसमें कहेंगे कि पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी बिना बंटवारा कर बेचा गया है, तो ये डॉक्यूमेंट वॉइड है और वो हम ही खरीदने के लिए तैयार हैं। दोनों प्रेयर होगा, पहले वो डॉक्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए प्रेयर करेंगे डिक्लेरेशन का, और दूसरा रिकन्वेंस का, यानी कि हमको प्रीएम्पशन के आधार पर हमको पूर्व क्रय का अधिकार है। इस लॉ के हिसाब से जो खरीदार है यानी कि वेंडी है, क्रेता को आदेश दिया जाए कि मेरे पक्ष में वो सेल डीड यानी कि विक्रय पत्र का निष्पादन कर दें। The purchaser may be directed to execute sale deed in favor of the plaintiff. ये रिलीफ मांगेंगे। अब पहला रिलीफ मांगे कि डिक्लेयर दैट द सेल डीड एक्सिक्यूटेड बाय सो एंड सो इन फेवर ऑफ सो एंड सो इज void and not binding on the plaintiff because the vendor has no right
to dispose of the joint property without any partition। ये ग्राउंड पर होगा। अब आइए पार्टीशन एक्ट में जो प्रावधान है सेक्शन 4, ये थोड़ा फर्क है। पार्टीशन एक्ट जो अप्लाई करता है सिर्फ ड्वेलिंग हाउस में ही अप्लाई करता है, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट हर तरह के प्रॉपर्टी में अप्लाई करता है, और पार्टीशन एक्ट सिर्फ ड्वेलिंग हाउस में अप्लाई करता है। और ड्वेलिंग हाउस में अप्लाई करता है तो ये कब अप्लाई करता है, ये पार्टीशन एक्ट जब रजिस्ट्री हो जाएगा, सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, खरीद बिक्री कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं रहा, और वो भी ड्वेलिंग हाउस माने रिहायशी मकान का अगर वो इजमाल है और को शेयर या को ओनर्स के बीच में इजमाल है, और उसमें से कोई पोर्शन अगर वो बेच देता है अपने हिस्सा के अंतर्गत ही जोड़ करके भी बेचता है कि हमारा हिस्सा, मान लिया कि इसमें 4 आना हिस्सा है तो 4 आना में हमारा 1 डिसमिल होगा या आधा डिसमिल होगा या 1/4 डिसमिल होगा, ये जो भी समझ के बेचता है, या लंबाई चौड़ाई में गज फीट में नाप करके वो अपने हिसाब से हिस्सा बना करके, जबकि बंटवारा नहीं हुआ है, वो कल्पना से अपना हिस्सा के हिसाब से वो जोड़ करके कैलकुलेट करके सेल डीड लिखा है तो भी वो लागू होगा। सेल डीड अगर इजमाल प्रॉपर्टी का यानी कि इजमाल ड्वेलिंग हाउस का अगर ज्वाइंट ड्वेलिंग हाउस है, उसका बिक्री कोई ज्वाइंट ओनर या को ओनर या को शेयरर किसी बाहरी व्यक्ति को कर देता है और निबंधन समाप्त हो जाता है, सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाता है, तब इसमें सूट फाइल होगा सेक्शन 4 पार्टीशन एक्ट के हिसाब से, और सूट फाइल होगा तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों को पार्टी बनाया जाएगा। तो इसमें 5 इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कब सेक्शन 4 लागू होगा। तो सबसे पहले पहला कंडीशन हुआ कि इजमाल प्रॉपर्टी का किसी एक को शेयरर ने या को ओनर ने बिना बंटवारा के पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी बेच दिया, यानी कि स्पेसिफिक आइटम बना करके। ड्वेलिंग हाउस में कोई मान लिए कल्पना से डिमार्केट कर दिया लंबाई चौड़ाई, या एरिया अपना डिमार्केट कर लिया कल्पना से, एक्चुअल डिवीजन नहीं हुआ और उसको बेच दिया, तो अनडिवाइडेड पोर्शन हुआ। और दूसरा कंडीशन है कि जो खरीदार है वो आउटसाइडर होना चाहिए, यानी कि उस परिवार का नहीं हुआ। अगर उसी परिवार का कोई व्यक्ति खरीदता है तो सेक्शन 4 नहीं लागू होगा, तो परिवार का पहले से ही है, वो खरीद लेगा तो इसका हिस्सा और कुछ बढ़ जाएगा इस सिद्धांत पर। आउटसाइडर के लिए प्रॉब्लम है कि बाहर का आदमी आ जाएगा तो आपस में तालमेल नहीं रहेगा, और अगर मेल मिलाप नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस होगा तो हमेशा परेशानी रहेगी, झगड़ा झंझट होते रहेगा। कानून में इसको देखा गया है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया। दूसरा है कि अगर खरीदार कब लागू होगा, सूट फाइल करने का प्रावधान डायरेक्ट नहीं है, ये कंडीशन है कि अगर अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का यानी कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी का कोई व्यक्ति खरीद करता है, जैसा कि अभी हम बताए हैं, तो उसको ज़मीन पर जाने का अधिकार है। अगर मान लिए कोई मकान है इजमाल 4 भाई का है, एक भाई बेच दिया, तब लिख दिया भी सेल डीड में कि हमारा उत्तर तरफ है, दक्षिण तरफ है, इतना बाई इतना फीट है, कुछ लिख दिया, तो भी उस पोर्शन पर खरीदार को जाने का कोई अधिकार नहीं है, ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसको कोर्ट से जाने से रोक लग जाएगा। उसको एक ही अधिकार है कि वो बंटवारा का मुकदमा दायर करे, और जो उसका विक्रेता है उसका कितना शेयर है उसी हिसाब से उस शेयर का पार्टीशन क्लेम करे, और तब उसी शेयर के अंतर्गत उसका खरीदारी है, तब क्लेम करे कि हमारा ही वैलिड है, तब उसको बंटवारा से अलग पट्टी बन जाएगा, उसका डिग्री के हिसाब से कार्व आउट कर दिया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, तब उसको कोर्ट से कब्जा मिलेगा, तब जाने का अधिकार है। जैसे बंटवारा मुकदमा में प्रीलिमिनरी डिग्री बनता है, फाइनल डिग्री बनता है। तो पहला शर्त है कि को शेयरर या को ओनर में से कोई भी एक व्यक्ति अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को, अनडिवाइडेड शेयर को, वही मकान ड्वेलिंग हाउस रहायशी मकान को बेच देता है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि खरीदार है जो बाहरी व्यक्ति है, आउटसाइडर है। तीसरा व्यक्ति है जो खरीदार है वो कब्जा पाने के लिए या बंटवारा के लिए कोई मुकदमा कर देता है कोर्ट में, तब वो सूट फाइल किया हुआ होना चाहिए खरीदार के द्वारा। तब उस मुकदमा में जो मेंबर कहता है कि हम इजमाल खानदान की प्रॉपर्टी है, हम खुद खरीदने के लिए तैयार हैं, ये हमको ही बेच दें, तो उसमें वो क्लेम डालेगा।
अगर उसको पार्टी नहीं बनाया गया तो इंटरवीन करके अपना प्रीएम्पशन का क्लेम उसमें डालेगा, तब कोर्ट है जो उसमें वैल्यूएशन फिक्स करेगा। अगर ये भी हो सकता है कि खरीद बिक्री के टाइम में देर हो या वैल्यूएशन का वगैरह कुछ हो, तो उसमें डिस्प्यूट हो, तो कोर्ट को वैल्यूएशन फिक्स करने का अधिकार है, और तब वो वैल्यूएशन फिक्स करके कोर्ट उसको डायरेक्शन देगा खरीदार को कि आप इनको दे दीजिए, और रुपया कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया जाएगा। कोर्ट में रुपया जमा होगा तो खरीदार फिर जो जो क्लेमेंट होगा उस सूट में वो करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, पार्टीशन का सेक्शन 4 पार्टीशन एक्ट का एप्लीकेशन के लिए डायरेक्ट भी सूट फाइल किया जा सकता है। तो पहले से ऑफर और ओरल डिमांड, लीगल नोटिस या वर्बल डिमांड अगर है दिखा करके, तो सेक्शन 4 का पार्टीशन का इंडिपेंडेंट सूट भी कोई कोसेरर फाइल कर सकता है। तो पहला कंडीशन जो 5 बताए उसमें था कि अगर वेंडी के द्वारा, खरीदार के द्वारा सूट फाइल किया गया है फॉर टेकिंग पोजेशन और फॉर पार्टीशन, तब बाकी पटीदार में से किसी एक कोई जो पटीदार चाहता है कि हम खरीद लें, उसको अधिकार है उसमें क्लेम एज ए इंटरवेनर या एज ए डिफेंडेंट अगर है ऑलरेडी, क्योंकि वो बंटवारा का मुकदमा करेगा तो सभी को शेयरर को, सभी को ओनर को डिफेंडेंट जरूर बनाएगा, पार्टी बनाएगा। तो जो आदमी चाहता है, जो उसमें डिफेंडेंट है, 2, 3, 4 जो भी है, उसमें कोई एक व्यक्ति चाहता है कि हम ही इसका हिस्सा खरीद लें, तो उसी में वो अपना क्लेम देगा, रिटर्न स्टेटमेंट और क्लेम उसी में एक साथ देगा कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हम को दिया जाए, और जितना रुपया में ये लिया है उतना रुपया दे। अगर रुपया में कुछ कम बेस हो, कुछ डिले के कारण या वैल्यूएशन का कुछ झंझट हो, तो कोर्ट उसमें वैल्यूएशन फिक्स भी कर सकता और वैल्यूएशन फिक्स करके डायरेक्शन दे सकता। अगर ऐसी स्थिति नहीं आई, अगर पहले से पार्टीशन का खरीदार ने कोई मुकदमा नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट सूट भी फाइल कर सकता है कोई पटीदार। तब उसमें कहेगा कि हमको अमुक तारीख को जानकारी हुई कि हमारा इजमाल मकान में से अमुक मेरे पटीदार ने इतना तारीख को अमुक बाहरी व्यक्ति को केवाला कर दिया, हमारे बिना मर्जी के, बिना अनुमति के, बिना सहमति के, बिना बंटवारा के, ये उनको अधिकार नहीं था, इसलिए वो केवाला को अवैध घोषित किया जाए, और उसी में वो क्लेम करेगा कि हम उनको ऑफर किए हैं, ये भी ऑफर किए हैं कि हम ही खरीद लेंगे, हम ही को दे दीजिए, लेकिन हमको देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको डायरेक्शन दिया जाए, दोनों को डायरेक्शन दिया जाए कि हमको वो कन्वे कर दें। तो उसमें दोनों को डायरेक्शन दिया जा सकता है, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों मिल करके उसको बेच देगा जो क्लेम करेगा। तो ये हो गया राइट ऑफ प्रीएम्पशन, इसको भी हक सफा ही बोलते हैं। जैसे राइट ऑफ प्रीएम्पशन, इसको पूर्व क्रय अधिकार है, तो ये आप समझ गए। इसके अलावे आपको बताए कि ये बहुत पुराना एक्ट है, पार्टीशन एक्ट, और इसी सिद्धांत पर हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी प्रावधान बनाया गया। तो ये प्रावधान मोहम्मदन लॉ में भी आया, इसलिए आया कि मोहम्मदन लॉ में एक तरह से ही कस्टम था, कस्टमरी था, जहाँ पर एक मोहम्मदन का मकान है, उसका एक पटीदार उसी मकान में या ज़मीन में बेचता है दूसरे व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को, तो जो उसका पटीदार है उसको अधिकार है। उसके अलावे भी उसमें मोहम्मदन लॉ में और भी प्रावधान बनाया गया। तो ये आपको मिलेगा, इसके लिए पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है मुल्ला का मोहम्मदन लॉ पढ़ा जाएगा, तो उसमें मिलेगा सेक्शन 226, जिसमें राइट ऑफ सुफा के बारे में बात किया गया है, उसका उसमें डिफिनेशन दिया गया है, और उसके अलावे आगे बहुत सारा सेक्शन उसमें लिखा हुआ है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी प्रावधान पार्टीशन एक्ट के सेक्शन 4 के हिसाब से है, लेकिन शरीयत एक्ट को हिंदुस्तान में लागू किया गया 1937 में मोहम्मदन के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो शरीयत एक्ट लागू होता है, यानी कि मोहम्मदन लोगों के बीच में जो कानूनी लॉ है वो कुरान से जो है, कुरानिक लॉ जिसको बोलते हैं, शरिया बोलते हैं, शरीयत लॉ बोलते हैं, शरिया के प्रावधान इन लोगों पर लागू होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी है, इनहेरिटेंस से संबंधित वो सब प्रॉपर्टी राइट से संबंधित कानून जो होगा उसका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसियंस के सिद्धांत पर लागू होगा।
ऐसा बहुत सारा कोर्ट का जजमेंट आया, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट वगैरह और प्रीवी काउंसिल तक का। तो उसी हिसाब से ये हक सभा का प्रावधान वहाँ पर लागू है। अब मोहम्मदन लॉ में जनरली जो केस होता है वो जनरली होता है कि मोहम्मदन लॉ में मकान के अलावे कोई ज़मीन है उसका भी होता है, उसके दायरा को बढ़ा दिया गया है मोहम्मदन लॉ में। तो उसमें बेचने वाला व्यक्ति मोहम्मदन है, खरीदने वाला व्यक्ति मोहम्मदन है, तो तीसरा व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है वो भी मोहम्मदन है तो कर सकता है, ये बहुत आम बात है। लेकिन अगर ऐसा भी केस मिलेगा कि बेचने वाला मोहम्मदन है और खरीदने वाला नन मोहम्मदन है तो भी कोई मोहम्मदन क्लेम कर सकता है। लेकिन तीसरा केस है जो कम मिलेगा कि बेचने वाला कोई मोहम्मदन है और खरीदने वाला मोहम्मदन है तो नन मोहम्मदन हक सफा का क्लेम करे, ऐसा केस कम मिलेगा। कुछ केसेज है जिसके बारे में बताएंगे और वो ऐसा केस जनरल नहीं है, एक्सेप्शन में केस है। तो आप ये जान लीजिए आज के तारीख में मोहम्मदन लॉ में कैसे हक सफा का मुकदमा हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मोहम्मदन लॉ में मुल्ला में दिया हुआ है कि जो को शेयरर होता है या को ओनर कहते हैं, चूँकि मोहम्मदन लॉ में को शेयरर का कंसेप्ट नहीं है, वकील लोग जानते हैं, जजेज लोग जानते हैं कि को शेयरर में और को ओनर में क्या अंतर है। को ओनर कहते हैं जहाँ सभी ओनर का शेयर डिफाइंड रहता है, मालूम रहता है कि इनका क्या शेयर। अब को शेयरर में किसी को मालूम नहीं रहता है कि किसका शेयर कितना है, क्योंकि को शेयरर का शेयर घटते बढ़ते रहता है, खास करके हिंदू को पर्सनली प्रॉपर्टी में। और कुछ को शेयरर का, जैसे कि मान लिए कि कोई व्यक्ति 2 आदमी मिलके या 3 आदमी मिलके कोई ज़मीन खरीदा और वसीका में नहीं लिखा हुआ किसका कितना शेयर है, इसका माने तीनों का बराबर शेयर है तो वो भी को शेयरर हो गया। अगर लिखा हुआ किसी का 2 आना, किसी का 4 आना, किसी का 10 आना, तो वो भी हो गया को शेयरर हो गया। तो दोनों तरह का होता है को शेयरर। वसीका से खरीदेगा तो भी को शेयरर हो सकता है, और नहीं तो हिंदू ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, कोपासनी प्रॉपर्टी है, बाप मर गया तो उसका 4 बेटा है तो उसको इनहेरिट किया तो चारों को शेयरर हो गया, और कोपासनर भी है को शेयरर भी है। तो हर कोपासनर को शेयरर होता है, लेकिन हर को शेयरर कोपासनर नहीं हो सकता है। हिंदू लॉ में कई बार बता चुके हैं, अधिवक्ता लोग जानते हैं। तो ये पहला कंडीशन है मोहम्मदन लॉ की जब बात कर रहे हैं तो इसमें को शेयरर होना चाहिए या को ओनर होना चाहिए। अगर 4 मोहम्मदन मिल के खरीद लिया है तो उसका को शेयरर आप कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी बाप दादा के मरने के बाद उसके वारिसान को मिला है तो वो सब को ओनर कहलाएगा, इसलिए उसमें वारिस लोग का सबका शेयर पहले से लिखा हुआ है। कुरान के हिसाब से मोहम्मदन लॉ में लिखा हुआ है कि पत्नी का 2 आना शेयर होगा, बेटा का डबल शेयर होगा, बेटी का 1 शेयर होगा, पत्नी बेटा बेटी नहीं रहेगा तो पत्नी का 2 आना के बजाय 4 आना हो जाएगा। इस तरह का सब उसमें लिखा हुआ है शेयर। तो इसीलिए वहाँ पर बोलते हैं डिफाइंड शेयर। मोहम्मदन लॉ में डिफाइंड शेयर है, ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, तो वहाँ पर को ओनर बोलेंगे। तो सपोज कर लिए कि मोहम्मदन परिवार है, 4 आदमी को शेयरर है या 4 आदमी को ओनर है, दोनों समझिए को शेयरर भी हो सकता है को ओनर हो। तो इसको बोलते हैं सफ़िय शरीक। तो पहला कंडीशन है सफ़िय शरीक होना, यानी कि प्रियम्पशन तभी लागू होता है जब को ओनरशिप हो या को शेयररशिप। तो सफ़िय शरीक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, अगर इस पटीदार नहीं हो तो ऐसा मकान है, रहने का जगह है या दुकान है, जो भी जहाँ का एमिनिटीज कॉमन हो या अपेंडेज कॉमन हो। जैसे एक मकान है उसका 2 पोर्शन है, 3 पोर्शन है, और जाने का एंट्री का रास्ता एक ही है, या ऊपर सीढ़ी एक ही है और फ्लैट नुमा उसका 2-3 पार्ट है, वो एक ही सीढ़ी से जाता है अपने अपने पोर्शन में, अपने अपने अपार्टमेंट में या अपने अपने फ्लैट में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं सफ़िय खलीत। तो ये ज्वाइंट है। मान लिया कि एक फ्लैट है और ज्वाइंट है लेकिन पोर्शन अलग अलग है बना हुआ, यानी कि मान लिया कि अपार्टमेंट है, इसमें 4 फ्लैट है, एक ही कॉमन रास्ता है, कॉमन सीढ़ी है, कॉमन लिफ्ट है, और ऊपर जाके अलग अलग फ्लैट हो जाता है। इसको उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। तो इसको अगर बंटवारा नहीं हुआ है, रहते हैं मान लिया अलग अलग रहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, तो इसको बोलते हैं सफ़िय खलीत।
तो पहला या तो सफ़ी शरीक हो या सफ़ी खलीत हो, तब क्लेम करेगा। यानी कि दोनों हालत में जो ज्वाइंट ओनर है या ज्वाइंट ऑक्यूपायर है वो करेगा। तीसरा इसमें लगाया गया एडजॉइनिंग रैयत को, जिसको अरिया रैयत जैसे बोलते थे सीलिंग एक्ट वाला, वो अभी बताएंगे। एडजॉइनिंग प्लॉट का, मान लिया कि हमारा प्लॉट नंबर 500 है और 501 प्लॉट बगल में है, में सटा हुआ है, 501 प्लॉट बिक रहा है, तो हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एडजॉइनिंग ओनर, इसको बोलते हैं मोहम्मद लॉ के हिसाब से सफ़ी जर। तो या तो सफ़ी खलीत हो या सफ़ी जर हो या सफ़ी शरीक हो, तीन में से एक कंडीशन हो, यानी तीन तरह के क्लेमेंट हो सकता है। अगर हमको मोहम्मद लॉ के हिसाब से प्रीएम्पशन क्लेम करना है तो ये प्रीएम्पशन का क्लेम सूट में होता है, सिविल कोर्ट में होता है, और टाइटल सूट की तरह दर्ज होता है। तो इसमें पहला अधिकार है सफ़ी शरीक को, यानी कि कोशेरर या को ओनर को अधिकार है। अगर कोई एक कोशेरर अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को आउटसाइडर को बेच दिया तो एक दूसरा कोशेरर या को ओनर को अधिकार है। दूसरा अधिकार है सफ़ी खलीद, जैसे एक एम्यूनिटीज है फ्लैट वाला, जैसे उदाहरण दिए, उसमें ज्वाइंट ओनर ज्वाइंट ऑक्यूपायर है, सफ़ी खलीद है, तो उसको भी अधिकार है कि बाहरी आदमी आवेगा तो आने जाने में दिक्कत करेगा। मान लीजिए कि नीचे के फ्लैट से होकर के रास्ता आ रहा है और नीचे वाला कोई बाहरी आदमी खरीद लिया तो ऊपर वाला को डिस्टर्ब करेगा, या ऊपर जाने का है तो ऊपर वाला ले लिया तो डिस्टर्ब करेगा। ये सब सिद्धांत को दिमाग में रखते हुए ये सब कानूनी प्रावधान बनाया गया। तो दूसरा कंडीशन है सफ़ी खलीद हो, और तीसरा कंडीशन है कि न को ओनर है और न अपेंडेज वगैरह का हो, एम्यूनिटीज वगैरह का ज्वाइंटनेस का हो, ज्वाइंट ओनर है, बगल का प्लॉट वाला हो, एडजॉइनिंग रैयत हो, एडजॉइनिंग प्लॉट हो, तब बगल वाला प्लॉट बेचेगा तो एक ही प्लॉट में बहुत तरह का राइट होता है, जिसको राइट ऑफ ईजमेंट कहते हैं। एक ओनर को दूसरे ओनर के भी ईजमेंट का ख्याल करना पड़ता है। ये सब लेकर के बाद में झंझट पटपट नहीं हो, इसीलिए बनाया गया कि सफ़ी जर को भी अधिकार है। तो तीन कैटेगरी का में से कोई भी एक कैटेगरी का व्यक्ति अगर सेल डीड हो चुका है, इस सेल डीड होने के बाद ही ये होता है, सूट फाइल होता है हक सफ़ा का सिविल कोर्ट में, और इसमें भी वही सिद्धांत होगा। 1.5 लाख तक का मुंसिफ कोर्ट में, 1.5 लाख से ऊपर होगा तो सब जज कोर्ट में, और इसमें भी कोर्ट फीस एड वॉल्यूम ही लगेगा, और जितना सेल डीड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगेगा। अब ये सूट फाइल करने के पहले कुछ कंडीशन है मोहम्मद, वो डिमांड जिसको तलब बोलते हैं, तलब वो तकाजा कहते हैं ना, तलब, तो उसका डिमांड करना पड़ता है। उसका एक तरीका दिया हुआ है इसमें, वो तरीका दिया हुआ है तलाब मुवस्सिवत, तलाब मुवस्सिवत, इसको कहते हैं डिमांड करना। और डिमांड करने का मतलब हुआ कि जैसे सेल डीड लिखा गया वैसे ही तुरंत इमीडिएटली आफ्टर सेल डीड इज रजिस्टर्ड, तो ये तुरंत डिमांड होना चाहिए। और डिमांड करने का तरीका क्या है, उछल करके जो ओनर है, जो तीन में से कोई भी एक व्यक्ति है, को ओनर है या ज्वाइनिंग वाला ओनर है, वो उछल करके जो बेचा है और जो खरीदा है उसके सामने कहेगा कि हमको ही खरीदना है, हमको ही खरीदना है, हमको ही बेचिए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, ये तुरंत बोलेगा। ये पहला एक जो डिमांड है, उसमें एक कंडीशन है कि उछल कूद करेगा ताकि लोगों को पता चल जाए जंपिंग डिमांड है, डिमांड जंपिंग कंडीशन में करना है। दूसरा एक फॉर्मल डिमांड है, वो फॉर्मल डिमांड उसके बाद करना है। सेकंड डिमांड वो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों के सामने डिमांड करना है, वर्बल डिमांड करना है कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, आप आउटसाइडर को बेच दिए हैं, आप हम ही को दे दिए, जो पैसा दिया हम ही दे देते हैं। उसके बाद फिर लास्ट डिमांड होता है, वो उसमें कम से कम 2 गवाह रहना चाहिए। 2 गवाह के सामने एक डिमांड है, इसको बोलते हैं तलबे इशाद। तब 3 डिमांड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भी अगर वो नहीं लिखता है तब सूट फाइल होता है। तब सूट जब फाइल होगा तो सूट में प्लेंट में ही बात लिखना पड़ेगा कि हम पहला डिमांड, दूसरा डिमांड, कौन कौन तारीख को हम पूरा किए, डेट के साथ स्पेसिफिक देना पड़ेगा, और गवाह वगैरह का नाम भी देना पड़ेगा। तब वो प्लेंट आपका सही हुआ, तब प्लेंट मेंटेनेबल होगा। तो इस आधार पर तब डिग्री होगी हक सफ़ा का,
और डिग्री के बाद डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन के बाद तब रजिस्ट्री होगा। तो ये हुआ मोहम्मदन लॉ का, पार्टीशन एक्ट का, और दूसरा हुआ सक्सेशन एक्ट का। 3 एक्ट के बारे में बता दिए। अब एक हुआ ये हक सफा का सिद्धांत जो है लैंड लॉ के हिसाब से बहुत से राज्यों में लागू किया गया, राज्य के द्वारा वहाँ के असेंबली से कानून बना करके। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉ प्रीएम्पशन है, बना था। उसमें से बहुत सा एक्ट जो है अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया, उसके बारे में बताएं। तो बिहार में भी बना हक सफा का एक्ट बना। बिहार सरकार ने असेंबली के द्वारा बिल ला करके एक एक्ट बनाया जिसका नाम है बिहार लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961। ये बहुत लंबा नाम है, इसको सीलिंग एक्ट लोग करके सब लोग जानते हैं। तो जब ये एक्ट बना तो 70 के दशक में सीलिंग एक्ट में बहुत सा केस होता था। हर सब डिविजनल कोर्ट में DCLR के यहाँ, SDO के यहाँ केस होता था। इसलिए नीचे स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर जो भी वकील लोग थे बहुत सा ही केस करते थे, और आम जनता को भी बात मालूम था कि सीलिंग में केस हो जाएगा। अरिया वाला केस, यानी कि एक व्यक्ति तो जमीन बेचा, तो ये पहला कंडीशन था। सीलिंग एक्ट लागू होता था खेती की जमीन में, ये मकान की जमीन में लागू नहीं होता था। बाद में कुछ कानून में सुधार हुआ, यानी कि रूलिंग आया इस पर, तो हुआ अगर खेती की जमीन नहीं है, मकान भी है, और वो मकान को खेती के उपयोग में लाया जाता है, होम स्टेड लैंड ऐसा है विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो उसमें डिफिनेशन जो बनाया गया होम स्टेड लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड का, उसके हिसाब से कुछ जजमेंट आया, उसके हिसाब से लागू किया गया। तो उसके लिए DCLR को डिजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया गया और SDO को पावर दिया गया। दे आर कलेक्टर अंडर दी एक्ट के अंदर उनको कलेक्टर का पावर दिया गया। और सेक्शन 16 दफा 16 के क्लाउज 3 में आवेदन पड़ता था, उसका एक फॉर्म होता था, फॉर्म में भर करके आवेदन देना होता था, नाम पता, और सेल डीड जब रजिस्टर्ड हो जाता था, यानी कि रजिस्ट्री पर चढ़ जाता था रजिस्टर पर, तो रजिस्टर्ड सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी ले करके, और जितना रुपया उसमें दिया हुआ है उतना रुपया, और उस पर 10% और एक्स्ट्रा, मान लीजिए 1 लाख में रजिस्ट्री हुआ तो 1,10,000 रुपया चालान से जमा करना पड़ता था। तो चालान का कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी सेल डीड का, और फॉर्म जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में फॉर्म बना हुआ है, सीलिंग एक्ट में जो फॉर्म बना हुआ, फॉर्म में भर करके DCLR कोर्ट में दिया जाता था। तब खरीदार को और बेचने वाले को पार्टी बनाया जाता था। तो उसमें ही दिखाना पड़ता था कि हम एडजॉइनिंग रैयत हैं या हम को-शेयरर हैं। तो उसमें दोनों को राइट था, को-शेयरर को भी राइट था, जैसे कि और एक्ट में को-शेयरर को राइट है, उसके अलावा उसमें एडजॉइनिंग रैयत को राइट है। उसके लिए बनाया गया था, इसीलिए कि ज़मीन खेती का धीरे धीरे टुकड़ा हो जाएगा। टुकड़ा होने से क्या होगा कि उत्पादकता कम जाएगी, पैदावार कम हो जाएगा, सुविधा नहीं रहेगी किसानों को। तो एक जगह ज़मीन रहे, एक व्यक्ति अगर बगल में है तो उसी को दूसरा ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, तो उसके बाद ज़्यादा ज़मीन हो जाएगा। चूँकि सरकार एक तरफ कानून बना करके कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट ला करके सभी ज़मीन का कंसोलिडेशन कर रही थी। इसके पीछे था कि खेती में उत्पादन क्षमता बढ़े, उत्पादकता बढ़े और किसानों को ज़्यादा लाभ मिले। छोटा छोटा खेत रहने पर बहुत तरह की दिक्कतें आती है, सिंचाई वगैरह में खेती करने में असुविधा होती है, इसलिए बड़ा बड़ा प्लॉट रहेगा। इसको ध्यान में रख के इस लॉ को लागू किया गया और इसका बहुत अच्छा उपयोग किया गया, और हज़ारों केस इस पर हुए या लाखों केस हुए होंगे अब तक के इस पर। लेकिन अब चूँकि इसमें बहुत तरह का विवाद होने लगा और कानून का पेचीदा जो इंटरप्रिटेशन होने लगा, और कई एक्ट कन्फ्लिक्टिंग करने लगे और सर्वे वगैरह की बात होने लगी, फिर से सर्वे चल रहा है, उस समय परेशानी आने लगी, तो सरकार ने ये उचित समझा कि इस प्रीएम्पशन के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तब एक अमेंडमेंट आया लैंड सीलिंग एक्ट में, उससे अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 16 के सब क्लॉज 3 को ही ख़त्म कर दिया गया। तो आज के तारीख में लैंड सीलिंग एक्ट में हक सफा का केस अब नहीं हो सकता।
जो केस पहले से जहाँ पेंडिंग था लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो सब केस अवेट कर गया, यानी कि मुर्दा हो गया। अब कोई केस फाइल नहीं हो सकता। ये तो हो गई जनरल बात। तो लैंड सीलिंग एक्ट यहाँ पर अपने आप सरकार ने ही ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ दूसरे प्रांत में, पंजाब में और दूसरे दूसरे प्रांत में जो हक सफा का कानून बना, इसको प्रियम्पशन एक्ट करके जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, यानी कि वहाँ के राज्य सरकार ने असेंबली के द्वारा पास करवाया, वो सब कानून को भी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी आज के तारीख में जानना जरूरी है, खास करके अधिवक्ताओं को और जजेस लोगों को। अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर इसलिए हुआ कि जब आर्टिकल 19F कॉन्स्टिट्यूशन में आया, संविधान बना आज़ादी के बाद, तो उसमें फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 19F में दिया गया। तो आर्टिकल 19F के हिसाब से ये देखा गया कि उसको ऑफेंड करता है, उसको ऊपर आघात लाता है। हमको प्रॉपर्टी है तो इसको हमारे प्रॉपर्टी से कोई बेदखल नहीं कर सकता है। हमको प्रॉपर्टी है, इसको हमको बेचने का, इस्तेमाल करने का अधिकार है। हम बेचेंगे तो हमारे बिक्री पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, और हमको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप इसी आदमी को बेचिए। तो ये इतना बड़ा अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया था संविधान के द्वारा। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1965 सुप्रीम कोर्ट, उसका 1967 सुप्रीम कोर्ट, 68 सुप्रीम कोर्ट, कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। संवैधानिक पीठ बैठा और कहा कि जहाँ जहाँ भी जिस कानून के द्वारा प्रियम्पशन का कानून लागू किया गया है, वो सब कानून अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके जद में मोहम्मदन लॉ में भी जो कानून आया, और ये स्पेशल कानून है, मोहम्मदन में लागू होता है, और ये जो है कोई कोडिफाइड एक्ट नहीं है, ये कुरानिक लॉ के आधार पर, शरीयत लॉ के आधार पर ये बनाया गया। मोहम्मदन लॉ में प्रावधान बनाया गया, चूँकि ये कस्टमरी लॉ है, ये कस्टम के हिसाब से आ रहा है, उस कस्टम को लॉ का ही वैल्यू माना जाता है, लॉ के बराबर माना जाता है। तो इसको भी ख़त्म माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 कंडीशन में जो हो सकता है हक सफ़ा का केस। तो अब ये हक सफ़ा में, इसमें खेती के ज़मीन का हक सफ़ा होने का मोहम्मदन लॉ में नहीं मिलता है उदाहरण। जो भी मिलता है वो मकान का या दुकान का, जहाँ कोसेरर हो या अपेंडेज वगैरह एक साथ हो, या इम्यूनिटीज़ वगैरह एक साथ हो, उसके बारे में मिलता है। तो मकान का, दुकान का, इस तरह का व्यवसायिक प्रतिष्ठान का, उसमें ही मिलता है। लेकिन एडजॉइनिंग रैयत का, एडजॉइनिंग ओनर का, जो लैंड सीलिंग एक्ट में था, अरिया रैयत का अधिकार, उसको मोहम्मदन लॉ में भी ख़त्म कर दिया। आज के तारीख में अगर कोई मोहम्मदन ज़मीन बेचता है या अपना मकान बेचता है, किसी के यहाँ भी बेच देता है, तो बगल का प्लॉट वाला मोहम्मदन प्रियम्पशन के कानून के आधार से सिविल कोर्ट में सूट लाएगा तो सूट नहीं चलेगा। वो चूँकि एडजॉइनिंग ओनर का जो राइट है प्रियम्पशन का, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो आज प्रियम्पशन के बारे में अच्छी चर्चा हुई मेरे समझ से। अब इसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर किन्हीं श्रोता को, खासकर अधिवक्ता बंधु को कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सीधे प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या यूट्यूब पर अपना क्वेश्चन पुट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम यहीं पर इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आज हम लॉ प्रियम्पशन के बारे में, पहले के जो कानून है और अभी जो स्थिति है उसके बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।